नमस्कार। पिछले चैप्टर हम लोग देखे थे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लास पढ़े थे, निर्वचन खंड पढ़े थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए शेष 3 परिभाषा साबित, साबित नहीं और ना साबित पढ़ते हैं। ये तीनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये धारा 3 में है। धारा 3 और धारा 4 दोनों में डेफिनेशन दी गई है। धारा 4 में प्रिजम्पशन दिया गया है, इसलिए परीक्षा में हमेशा कंफ्यूज कराने के लिए धारा 3 या धारा 4 में पूछा जाता है कि प्रिजम्पशन कौन सी धारा में है, या फिर ये पूछा जाता है साबित ना साबित कौन सी धारा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, धारा याद रखना है कि साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ की परिभाषा धारा 3 में है। अब हम सबसे पहले देखें साबित। साबित को अंग्रेजी में प्रूफ कहते हैं, यानी जो चीज़ प्रमाणित हो चुकी है वो साबित कहलाती है। परंतु अगर इस परिभाषा को देखें तो इसको बहुत व्यापक बनाया गया है। इस परिभाषा में लिखा है कि न्यायालय के समक्ष आए विषयों के संबंध में विचार करने के पश्चात न्यायालय इस बात का विश्वास करे कि किसी तथ्य का अस्तित्व है, या इस अधिसंभाव्यता पर काम करे कि मामले की किसी विशिष्ट परिस्थिति में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर काम करेगा कि उस तथ्य की अधिसंभाव्यता इस बात में है कि उसका अस्तित्व है। इस परिभाषा को 2 भागों में तोड़ा गया। 2 भागों में तोड़ के देखें, 2 भागों में बनाई गई है परिभाषा। अगर इसको देखें तो पहला शब्द आता है कि न्यायालय विचार करने के बाद विश्वास करे। मैं आपको परीक्षा के लिए एक बात महत्वपूर्ण ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ परीक्षा में जब 4 ऑप्शन आते हैं तो उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में आता है कि न्यायालय विश्वास करे, और एक ऑप्शन में आता है कि प्रज्ञावान व्यक्ति इस अधिसंभाव्यता पर काम करे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विश्वास वाली बात न्यायालय शब्द के साथ रहेगी और अधिसंभाव्यता वाली बात प्रज्ञावान व्यक्ति के साथ रहेगी। इसलिए 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ ले। जो ऑप्शन आपको उस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा होगा वही उसका उत्तर होगा। दोस्तों, यहां पर पहली लाइन अगर अपन पढ़ें तो न्यायालय के समक्ष आए विषयों से न्यायालय विचार करने के पश्चात इस बात का विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है। यहां एक शब्द आया है कि न्यायालय के समक्ष आए विषय। क्या है यह विषय? इस विषय को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से लेख किया गया है। यहां ऐसा नहीं लिखा है कि न्यायालय के समक्ष आए दस्तावेज, यहां ऐसा नहीं लिखा कि न्यायालय के समक्ष आया साक्ष्य, यहां ऐसा नहीं लिखा कि न्यायालय के समक्ष आई अभिवचन या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अभियोग पत्र, ऐसा नहीं लिखा है। यहां लिखा है न्यायालय के समक्ष आए विषयों। यहां विषय का संबंध हर चीज से है, हर वो चीज जो किसी प्रकरण के न्याय निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होती है, वो अभिलेख का भाग होती है। बल्कि अभिलेख के बाहर भी उस पक्षकार का, जो पक्षकार उसको प्रस्तुत कर रहा है, जिस पक्षकार के विरुद्ध वो प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका आचरण, उसका सील भी इस बात के लिए कि न्याय निर्णय में उसकी क्या महत्ता है, क्या भूमिका है, विषय में शामिल है। साक्ष्यों की भावभंगिमा शामिल है, साक्ष्य शामिल है, दस्तावेज शामिल है, कोई आर्टिकल पेश किया गया, कोई वस्तु भौतिक चीज पेश की गई वो शामिल है, कोई ऑडियो, वीडियो, सीडी, टेप रिकॉर्ड जो पेश किया गया वो आवश्यक है, कोई नक्शा, खसरा, प्रमाणित प्रतियां जो भी पेश की गई वो सब विषय का भाग है। तो इसलिए विषय की परिभाषा बहुत व्यापक है। कई बार मेंस की परीक्षा में भी ये पूछा जाता है कि विषय से क्या अर्थ है। तब जो इतनी बातें मैंने अभी आपको बताई, इनका ध्यान रखना होगा। दूसरी बात कि न्यायालय उस पर विचार करे। तो यहां विचार करने का अर्थ क्या है? तो विचार करने का अर्थ यहां न्यायाधीश के व्यक्तिगत तौर के विचार से नहीं है, न्यायाधीश के जुडिशियल विवेक के आधार पर विचार। जुडिशियल विवेक, जुडिशियल सोच कैसे तैयार होती है? विधि के प्रावधान, एविडेंस एक्ट, जिस विधि से संबंधित केस है उसके आवश्यक तथ्य,
अपराध है तो अपराध की आवश्यकता, सिविल है तो सिविल के राइट्स किस विधि से संबंधित है, उस विधि में उसके क्या सिद्ध और क्या असिद्ध करने के मामले हैं उनसे संबंधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन बिंदुओं पर प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर न्यायालय विचार करता है, और जब न्यायालय के इन सब मापदंडों के आधार पर विचार हो जाने पर न्यायालय को इसका विश्वास होता है कि इस तथ्य का अस्तित्व है, तो यह साबित माना जाए। इसके उल्टे परिभाषा है ना साबित की, कि यदि न्यायालय को विश्वास होता है कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, या न्यायालय को उसके अनअस्तित्व का विश्वास होता है, तो उसे ना साबित माना जाए। अब इन दोनों परिभाषाओं में एक बात और लिखी है कि यदि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर काम करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है अथवा उस तत्व का अनस्तित्व है। ऐसी दशा में अगर हम देखें तो पहला प्रश्न आता है, प्रज्ञावान व्यक्ति कौन है? तो प्रज्ञावान व्यक्ति एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति है जो उस समस्या से, जो उस प्रकरण से, जो उस विवाद से जो वो न्याय निराकरण कर रहा है, पक्षकार के रूप में जोड़ा नहीं है। अर्थात उसके ऊपर कोई दबाव, धमकी, मोह, माया, लगाव या पूर्वाग्रह से वो ग्रसित नहीं है। वो उसको एक साक्षी भाव से देखता है। ऐसे व्यक्ति जिस पर इन चीजों का मन स्थिति प्रभावित करने की स्थिति में ना हो, उसे हम प्रज्ञावान व्यक्ति कहेंगे। तो विधि यह सरल की गई है कि यदि न्यायाधीश इन न्यायिक मानकों के आधार पर किसी घटना को या किसी मामले को विश्वास योग्य नहीं पाता, तब भी उसके पास एक विवेक और है कि यदि वो प्रज्ञावान व्यक्ति के नाते या कोई प्रज्ञावान व्यक्ति उस फाइल को या उस विशिष्ट मामले को सुनेगा, तो उसे किस अनुमान पर काम करना चाहिए। अगर उसे इस अनुमान पर काम करना ज्यादा अधिक संभाव्य है कि मामले की परिस्थिति में उस तथ्य के अस्तित्व को वो मानता है, या वो इस अनुमान पर काम करेगा कि उसका अस्तित्व है, तो वो उसे प्रमाणित माने, साबित माने। और यदि वो ये पाता है कि उसे इस अनुमान पर काम करना चाहिए कि वो प्रज्ञावान व्यक्ति उसके अस्तित्व को नहीं मानेगा या वो अनस्तित्व है, उसकी अधिक संभाव्यता है, तो फिर उसे नासाबित माने। इस प्रकार साबित और नासाबित की परिभाषा हुई। एक तीसरी परिभाषा है जो परीक्षा में अक्सर ये तीसरी परिभाषा आती है, साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ का क्या अर्थ है? जो ना तो साबित किया गया, या कोई पक्षकार जिसे उसे ना साबित करना था उसने ना साबित भी नहीं किया। तो ऐसे बिंदु को जो ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित किया गया हो, उसे हम ये कहेंगे साबित नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर यदि हम इसको समझें तो एक छोटा सा उदाहरण ये कि कोई क्रिमिनल केस है, सब गवाह हॉस्टाइल हो गए, उन्होंने अभियोजन का साथ नहीं दिया। अभियोजन को इस तथ्य के अस्तित्व को प्रमाणित करना था कि अपराधी ने अपराध किया, परंतु उसके गवाहों ने कुछ नहीं बोला, हॉस्टाइल हो गए। तो यहां पर अभियोजन इस बात को प्रमाणित करने में असफल रहा जो उसे प्रमाणित करना था। तो हर एक बिंदु पर इस विरोधाभास का संदेह उत्पन्न हुआ, और इस संदेह का लाभ अभियुक्त को मिला, जो सिर्फ इस आधार पर दोष मुक्त हो गया कि मामला संदेह युक्त है। इसी प्रकार सिविल में कुछ वाद प्रश्न वादी को प्रमाणित करने होते हैं, कुछ वाद प्रश्न प्रतिवादी को प्रमाणित करने होते हैं। यदि वादी अपने वाद पत्र को प्रमाणित नहीं कर पाया, प्रतिवादी अपने बिंदु को प्रमाणित नहीं कर पाया, और इस आधार पर मामला बिना दोनों के प्रमाणीकरण के खारिज किया गया, तो हम इसको कहेंगे कि साबित नहीं हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण धारा 3 थी। ये पूरे निर्वचन खंड था जो हम पहले बता चुके हैं कि इनका शब्द सिर्फ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा। अब धारा 4 देखें। धारा 4 में आप 3 शब्द देखेंगे, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, और एक निश्चायक सबूत। दोस्तों, आपने देखा होगा कि धारणा शब्द हमारे सामाजिक परिवेश में
बहुत प्रचलित शब्द है, यह हमारे समाज में, रीति में, रिवाज में चलता है। कानून ने भी इस शब्द को वहीं से प्राकृतिक रूप से तथ्य के रूप में अंगीकृत किया है और इसका नाम उपधारा रखा गया, उपधारणा, प्रिजम्पशन। परंतु यहां उसका विधिक प्राधिकार दिया गया, विधिक अर्थ दिया गया कि ऐसा नहीं है कि न्यायालय किसी भी तथ्य की उपधारणा कर लेगा, न्यायालय किसी भी तथ्य के मान लेगा। तो उपधारणा का अर्थ क्या हुआ? उपधारणा का अर्थ यह हुआ कि न्यायालय किसी भी तथ्य को, किसी भी दस्तावेज को साबित किए बिना ही साबित मान लेगा। किसी तथ्य को, किसी दस्तावेज को सबूत किए बिना ही साबित मान लेना, यह उपधारणा हुई। तो ये दो किस्म की होती है, उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा। हम इन दोनों किस्म को देखेंगे। तो जब हम एक उदाहरण के रूप में इसको देखें कि गांव में जैसे एक प्रचलन है कि कहीं धुआं निकला तो लोग अनुमान लगा लेते कि आग लग गई है, तो ये अनुमान लगाना धारणा है। और उपधारणा का अर्थ क्या है? जैसा अभी बताया कि किसी तथ्य को साबित किए बिना साबित मान लेना। तो विधि में भी उपधारणाओं को साबित माना जाता है। उपधारणाओं में जो तथ्य लिखे उनको साबित माना जाता है, उनको अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तब यहां प्री में एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस किस को साबित करने की आवश्यकता नहीं। उसके उत्तर आएंगे उपधारणा, स्वीकृत तथ्य और निश्चायक सबूत। इन तीनों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हां, हमें यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि उपधारणाओं को ना साबित करने की अनुमति दी गई है। अर्थात ये उपधारणाएं, जो उपधारणाएं खंडित है, उन्हें खंडित करने की इजाजत विधि ने उस पक्षकार को दी है जिसके विरुद्ध उस तथ्य की या उस दस्तावेज के बारे में कोई उपधारणा का प्रावधान किया गया। अब हम जैसा कि कह रहे थे कि उपधारणा, कोई तथ्य हमको अच्छा लगे, हमको अनुमान दर्शित करे और हम उपधारणा कर ले, ऐसा नहीं है। अब आप परिभाषा देखें तो क्या लिखा है साक्ष्य विधि में कि जहां कहीं इस अधिनियम में यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित मान सकेगा और उसके सबूत की मांग कर सकेगा। तो पहले इसको मे प्रिज्यूम कहते हैं अंग्रेजी में। यहां मे शब्द का अर्थ है सकेगा से। तो न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा शब्द का अर्थ यह हुआ कि जहां कहीं इस अधिनियम में यह लिखा है किसी प्रावधान के साथ कि न्यायालय इस तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय इस दस्तावेज के ऐसे प्रमाणित होने या ऐसे अनुप्रमाणित होने के बारे में उपधारणा कर सकेगा, तो न्यायालय वहां उपधारणा कर भी सकता है। और यदि उसको वाजिब सबूत ना मिले तो उपधारणा नहीं भी कर सकता है। परंतु अगर उसे वाजिब सबूत ना मिले तो वो पक्षकार से, जो पक्षकार न्यायालय से ये कह रहा है कि आपको इस दस्तावेज के बारे में या इस तथ्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उपधारणा करना चाहिए, तब न्यायालय उसको ये कहेगा कि इतने साक्ष्यों के आधार पर उपधारणा करने लायक मैटर बना नहीं है, आप चाहो तो और सबूत पेश कर सकते हैं। अब यदि वो पक्षकार और सबूत पेश करता है और न्यायालय के विवेक पर धारणाओं को प्रबल कर देता है तो न्यायालय उसे साबित मान सकता है, लेकिन ये मान सकने की हद है ना साबित। यदि विपक्षी उसको ना साबित कर देता है तो ये उपधारणा के आधार अकेले पर दस्तावेज या उस तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। हालांकि जिस पक्षकार द्वारा अपने पक्ष में उपधारणा करने का तर्क दिया जा रहा था, उसके पास उस दस्तावेज को या उस तथ्य को अन्य और साक्ष्यों से प्रमाणित करने का अधिकार खुला हुआ है। वो अन्य तरीके से भी उसको प्रमाणित कर सकता है, परंतु अकेले उपधारणा मात्र से वो दस्तावेज प्रमाणित नहीं माना जाएगा यदि विपक्षी ने उस उपधारणा को खंडित कर दिया और उस दस्तावेज को डिस्प्रूव कर दिया। इसी प्रकार उपधारणा करेगा तो इसकी परिभाषा दी है कि जहां कहीं इस अधिनियम में न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा शब्द लिखा है, वहां न्यायालय उस तथ्य की उपधारणा करेगा जब तक कि ना साबित नहीं कर दिया जाए। यहां न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया कि वो और सबूत की मांग करे।
क्यों? क्योंकि यहां सेल शब्द का इस्तेमाल किया गया। सेल का मतलब है कि उपधारणा करेगा, तो फिर यहां न्यायालय को उपधारणा करना ही होगा। लेकिन हां, इसकी भी सीमा वही ना साबित तक है। यदि विपक्षी इस उपधारणा का खंडन कर दे और उस तथ्य को डिस्प्रूव कर दे, तो फिर यहां न्यायालय साबित नहीं मानेगा और ना ही और सबूत की मांग करेगा। ये दोनों उपधारणाएं, सकेगा और करेगा, ये दोनों खंडनीय उपधारणा है, इसलिए ये ना साबित की सीमा तक ही प्रूव की जाती है। खंडन करने का जो तरीका है वो संभावनाओं की अति प्रबलता तक ही खंडन किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि बिल्कुल पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, या फिर अधिसंभाविता तक, जहां तक प्रबलता है तथ्यों के खंडन होने की, वहां तक खंडन किया जाए तो भी न्यायालय खंडित मान सकता है। तीसरी परिभाषा दी है निश्चायक सबूत की। तो जहां कहीं इस अधिनियम में एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित मानेगा और उसे खंडित करने की कोई साक्ष्य नहीं देगा, कोई इजाजत ही नहीं देगा। यह निश्चायक सबूत है। न्यायालय को जैसे हैं वैसे की वैसे साबित मानना होगा। निश्चायक सबूत हम पढ़ेंगे आगे। धारा 56, धारा 57 में उसकी सूची दी गई है। जितने भी जुडिशियल नोटिस भी निश्चायक सबूत की श्रेणी में आते हैं। धारा 112 में भी हम पढ़ेंगे कि जब कोई पति और पत्नी 112 दिन के बाद उनके बीच कोई बच्चे जन्म लेता है, तो वो इस बात का निश्चायक सबूत है कि वो उनका धर्म शिशु है, यदि और जब तक ये न प्रूफ कर दिया जाए कि उनके परस्पर पहुंच नहीं थी। ऐसी दशा में धारा 41 साक्ष्य अधिनियम में, जहां जजमेंट इन रेम बताए गए हैं, उन जजमेंट्स के बारे में भी निश्चायक सबूत की बात बताई गई है और यह धारा वहां प्रयुक्त होती है। तो इन तीनों धाराओं को देखें तो ये प्रिजम्पशन हुआ। अब इसके सिविल जज के हिसाब से, एडीजे के हिसाब से, या जो भी विधि की परीक्षाएं हैं उनके हिसाब से इनके प्रश्नों को एक बार थोड़ा रिवाइज करें अपन। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उपधारणाओं की परिभाषा कौन सी धारा? तो धारा 4। फिर अपन ये देखेंगे कि तथ्य की उपधारणा कौन सी है, तो उत्तर आएगा उपधारणा कर सकेगा, म्यू प्रिज्यूम। अगर ये पूछा जाए कि विधि की उपधारणा कौन सी है, तो फिर उत्तर आएगा शैल प्रिज्यूम, यानी उपधारणा करेगा। अब अगर ये पूछा जाए कि खंडनीय उपधारणा कौन सी है, तो उत्तर आएगा मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा। यदि यह पूछा जाए कि विधि की अखंडनीय उपधारणा कौन सी है, तो निश्चायक सबूत। ये क्वेश्चन हो गए। अब यहां उपधारणा का अर्थ भी पूछा जाता है, तो हमें यही लिखना है कि किसी तथ्य को साबित किए बिना साबित मान लेना उपधारणा है। फिर एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि विपक्षी को क्या अधिकार दिया है, तो उसे ना साबित करने का अधिकार दिया। फिर एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कौन से तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका उत्तर उपधारणा, स्वीकृत तथ्य और निश्चायक सबूत, उपर्युक्त सबूत। इस प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं। अब हम ये देखें कि उपधारणाओं के जो प्रावधान दिए गए वो हमारे कौन कौन सी धाराओं में हमको प्रयुक्त होते हैं। तो पहली बात तो पूरी उपधारणा कर सकेगा से लेके पूरी उपधारणा, जितनी उपधारणाओं का प्रोविजन है वो धारा 79 से लेकर 90A तक है। अगर एक प्रश्न यह आए कि उपधारणाओं के उपबंध कौन सी धाराओं में, तो धारा 79 से 90 तक। फिर ये जितनी भी उपधारणा यहां पर बताई है धारा 79 से लेकर 90A तक, ये विशिष्ट प्रकार के दस्तावेज हैं। विशेष परिस्थितियों के और विशेष दस्तावेज के बारे में उपधारणाओं का प्रावधान किया गया है, जैसे प्रमाणित प्रति, निर्णय, डाकतार, अंकीय हस्ताक्षर, इनके प्रमाणीकरण के बारे में होता है। दोस्तों 79 से लेकर 85C तक शैल प्रिज्यूम है। 79 से लेकर 85C तक शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा। इसमें एक धारा और जोड़ेगी 89 भी शैल प्रिज्यूम है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपसे सिर्फ शैल प्रिज्यूम पूछे
तब आपको उत्तर देना 79 से लेकर 85C तक और 89 भी। और अगर यही हम उदाहरण कर सकेगा, मैं प्रिज्यूम करें तो 86 से लेकर 90A तक, 86 से लेकर 90A तक, ये प्रावधान है उदाहरणों के। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको अवधारणाओं के समझ में और साबित ना साबित और साबित नहीं किया के संदर्भ में प्रावधान धारा 3 और धारा 4 में है। अगला जो प्रावधान है धारा 5, ये विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, अन्यों का नहीं। तो सिविल जज की परीक्षा के हिसाब से आप इसमें और शब्द का भी ध्यान रखिएगा कि विवादक तथ्य का भी साक्ष्य दिया जाता है और सुसंगत तथ्य का भी साक्ष्य दिया जाता है। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में हम रिलेवेंसी भी पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है एविडेंस एक्ट का, और यहीं से वे चीज़ें पेश होने के लिए या वे चीज़ें हम पढ़ते हैं जो न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए सुसंगत बताई गई है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सीधे हाथ के पास लाल बटन पर आप सब्सक्राइब करें और हमारे नियमित वीडियो आप देखते रहें। अगर इसमें आपको कोई और क्वेरी करना है, कोई और डिटेल में या गूढ़ विधि का अर्थ जानना है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और अगला वीडियो हम कल आपको प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।